दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। डॉक्टर फिजा खान ये पाकिस्तान के बोल न्यूज़ की एक एंकर हैं और साथ में पेशे से ये डॉक्टर भी हैं। इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत अपशब्द बोले हैं। तो चलिए पहले उनका प्रोग्राम भी देखते हैं और आपके साथ मिलके मैं उनको जवाब भी देना चाहता हूं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला है। नाज़रीन, ये कानून फितरत समझ लें कि कमीने जितना भी अरूज पालें आखिर को ज़लीलो ख्वारी होते हैं, और यही सब कुछ भारतीय इंतखाबात में इलेक्शंस में मोदी के साथ हुआ, क्योंकि इस फ्रॉडियर ने जाली सर्वे करवाकर मीडिया को ख़रीद कर जो अपनी मकबूलियत का एक महल बनाया हुआ था वो भारतीय अवाम ने एक ही धक्के में ज़मीबोस कर दिया। इस फ्रॉडियर के दावे थे कि अब की बार 400 पार, लेकिन शाबाश है भारतीय वोटर्स को जिन्होंने मोदी को मारी है ऐसी मार कि भारतीय जनता पार्टी में मची हुई है हाहाकार, क्योंकि बड़े तकब्बुर और फख्र से इस फ्रॉडियर ने राम मंदिर के इफ्तिताह से जो इंतखाबी सफर शुरू किया उसका इख्तिताम उसी अयोध्या के मुकाम पर बदतरीन शिकस्त से हुआ है। मैं ये कहती हूं कि अगर जरा सी भी गैरत हो ना तो बंदा शर्म से डूब मरे। मैं आपकी हर चीज का जवाब दूंगा, हर चीज का जवाब दूंगा। और इंडिया की पब्लिक ने क्या जवाब दिया? आपके यहां तो कोई प्रधानमंत्री 2.5-3 साल से ज्यादा रहा ही नहीं। मोदी जी तो 10 साल से प्रधानमंत्री थे। और एक फैक्टर होता है जिसके बारे में आपको तो पता ही नहीं होगा, उसको कहते हैं इनकम्बेंसी। 10 साल के बाद हर आदमी चेंज चाहता है। आदमी अपना 10 साल में घर चेंज कर लेता है कि 10 साल हो गए मुझे एक ही घर में रहते हुए, 10 साल हो गए एक ही पैंट पहनते हुए, कुछ चेंज करें। 10 साल में आदमी अपनी गाड़ी चेंज करता है, तो आदमी 10 साल में सोचता है कि यार देखते हैं नई गवर्नमेंट आए वो कुछ करे। लेकिन इंडिया की पब्लिक ने ये नहीं किया। उन्होंने मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो ये आप जैसे लोग और आप जैसी आर्मी के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा है, सबसे बड़ा तमाचा है। आगे देखिए। अयोध्या ने मोदी को इतने जख्म लगाए कि सादा अक्सरियत लेने के बावजूद बीजेपी के जो कैंप हैं उनमें सफ़े मातम बिछी हुई है। रोने धोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही हैं। और इस बेशरम को अगर देखें कि मीडिया पर खुशी का इजहार करता फिर रहा है, तीसरी बार हुकूमत बनाने के भाषण दे रहा है। देखा आपने इस जैसा को बेशरम, बेगैरत और कमीना शख्स? मैं ये कहती हूँ इसे गुजरात के मजलूमों की आहें ले डूबी हैं। भारत के लिए तो खास तौर पर मुसलमानों और कश्मीरियों की बद्दुआओं ने नरेंद्र मोदी की बदबख्ती को मुमकिन बनाया है। इस बेशरम को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है या नहीं, यह फैसला बीजेपी ने नहीं बल्कि अब इत्तेहादियों ने करना है, जिनके लंबे मुतालिबात की जो लिस्ट है उस पर भारतीय मीडिया में बहस होने लगी है। जैसा ये बेशरम और बेगैरत है, हो सकता है कि सौदेबाजी करके तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बन भी जाए। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, मेरी बात आप लिख कर रख लें कि अगर इस बार इसकी हुकूमत बनी तो आप देख लीजिएगा कि वो सहारों पर बनी हुकूमत होगी, बाकायदा लंगड़ी हुकूमत होगी, इत्तेहादियों के ताउन की मोहताज होगी, तगड़ी ऑपोजिशन के रहमो करम पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और मोदी ने भारत की सेकुलर जो शनाख्त है वो ख़त्म करने और हिंदुत्व के जिस एजेंडे को अमली जामा पहनाना था वो सारे प्लान मट्टी में मिल गए हैं। अच्छा, अगर सच पूछे ना तो इस फ्रॉडियर ने इलेक्शंस में बीजेपी को ही नहीं डुबोया बल्कि बीजेपी पर जो सरमायाकारी करने वाले, ज़रा गौर से सुनिएगा, भारतीय जो अरबपति लोग हैं ना, जो इसके दोस्त हैं, उनकी भी बैंड बजा दी है। तो मैडम, एक तो यह है कि अपोजिशन के 234 सीट्स आई हैं टोटल मिला के 26 पार्टीज की, और बीजेपी की अकेले 240 है। वैसे आपको बताने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जानती आप सब कुछ हैं, पढ़ी लिखी हैं भाई, डॉक्टर हैं। लेकिन फिर भी आपको बता दूं, मैं केवल ये चीज अपने हिंदुस्तानी भाइयों को बता रहा हूं। आपको बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस नीचता पे उतर के आप बात कर रही हैं, आपकी जो दुख है, जो झलक के आ रहा है, वो देख के हमको खुशी हो रही है। आपने हाथी के बारे में तो सुना होगा ना कि हाथी निकल जाता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। कुत्ते जितना भी भौंक लें
हाथी उनके कहने पर रुकता नहीं है। मैं कुत्तों की तौहीन करना नहीं चाह रहा आपसे कंपेयर करके, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इंडिया में 1984 जो कि इलेक्शन हुए थे इंदिरा गांधी की डेथ के बाद, उसमें एक तरीके का सहानुभूति वोट मिला था राजीव गांधी को, तो उन्होंने 400 सीटें प्राप्त की थी। उसके बाद से मोदी जी गवर्नमेंट को छोड़ के कोई भी गवर्नमेंट 272 सीट हासिल नहीं कर पाई है, और एक बार केवल कांग्रेस को मिली थी 206 सीट। यहां तो फिर भी बीजेपी के पास 242 सीटें हैं। और ये जमाना आजकल कोलिशन का ही जमाना है। और आप कहते हैं कि मोदी जी की में बैसाखियों से इस साल अब जो है वो गवर्नमेंट चलेगी। मोदी जी के, आप मेरा इसके पहले का प्रोग्राम देख लीजिएगा, जो दो मेन इत्यादि हैं एनडीए के, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू, दोनों ने बहुत क्लियरली बोला है कि वो अगले 5 साल तक मोदी जी के साथ हैं। और ये केवल उन्होंने कहा नहीं है, डिटेल में आप देखिए, पढ़ी लिखी है तो वो उनकी मजबूरी भी है। बिहार में बिना बीजेपी के जेडीयू सरवाइव नहीं कर सकती। उनको कांग्रेस और लालू प्रसाद जी की पार्टी को हराने के लिए बीजेपी का साथ चाहिए। और इसी तरीके से आंध्रा में वाईएसआर ग्रुप को हराने के लिए चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी का साथ चाहिए ही चाहिए। अगर बीजेपी का साथ छोड़ा तो सेंटर तो जाएगा ही जाएगा, स्टेट भी जाएगा नेक्स्ट इलेक्शन में उनके हाथों से। तो अगर आप ये बोलिए कि मोदी कमजोर होके आए हैं, तो बिल्कुल नहीं। मोदी उतने ही ताकतवर रहेंगे जितने वो पहले थे। लेकिन हां, ये मैं इलेक्शन के पहले सोचता था कि अगर मोदी जी 400 सीट लेके आते हैं तो वो इस बार जरूर पाकिस्तान से कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। अगर पाकिस्तान रिक्वेस्ट करता है तो कम से कम पाकिस्तान में मोदी कई बार ये बात बोल चुके हैं कि हमको वहां की आर्मी से प्रॉब्लम है, वहां की लीडरशिप से प्रॉब्लम है, लेकिन वहां के लोग हमारे लोग हैं। आज आपके लोग के पास ना आटा है, ना गैस है, ना बिजली है, ना पेट्रोल है, ना नौकरियां हैं। तो इसका दुख केवल आप लोग को नहीं होता, मोदी जी को बहुत दुख होता है। तो मुझे तो लगता था कि अगर उनकी फुल मेजॉरिटी इस बार आ गई तो कम से कम वो कहेंगे चलो यार ट्रेड शुरू करते हैं, क्रिकेट शुरू करते हैं, जिससे कि वहां के लोगों को खाना तो मिले, कोई खुशी तो मिले। लेकिन अब जबकि उनकी 272 सीट नहीं आई हैं, तो अगर अब मोदी जी कुछ करते हैं तो आप लोग या अपोजिशन ये बोलेंगे कि मोदी जी तो मुसलमानों से डर गए, मोदी जी पाकिस्तान से डर गए, बड़ी बड़ी बातें करते थे, पीओजे के ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन एक बार 240 सीटें आई तो वो डर गए। तो इसलिए मोदी जी अब नहीं करेंगे। आपकी सोच इतनी छोटी है कि आपको समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान के लिए अच्छा क्या है। पाकिस्तान के लिए अच्छा होता कि मोदी जी फुल मेजॉरिटी में आते, आपका भला होता, आपकी रिक्वेस्ट पे मोदी जी बात करते, कोई बड़ा डिसीजन लेते। अब नहीं लेंगे, अब वो और आपके अगेंस्ट में जाएंगे, ये दिखाने के लिए कि मैं उतना ही ताकतवर हूं जितना पहले था। आपको तो यही पता नहीं है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, केवल मोदी जी को गाली देना, मोदी जी को गाली देना। और आप लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि इंडिया के इलेक्शंस
में क्या किया आपने? कांग्रेस का साथ, कांग्रेस का साथ, कांग्रेस आ जाए तो ये हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, कांग्रेस आ, चाहे डब्बू जी हो, चाहे आपके बाकी पत्रकार हो, सब यही कह रहे हैं। उससे क्या हुआ? कोई फायदा हुआ? उससे ये हुआ कि कांग्रेस एंटी नेशनल हो गई। सीट जरूर बढ़ी है उनकी, और उसका रीजन ये नहीं है जो आप सोच रहे हो। उसका रीजन है जो जातिवाद इंडिया में है, जो वोट शेयर इंडिया में है, वो गड़बड़ाया है। इसलिए कांग्रेस की सीट थोड़ी ज्यादा आ गई है। लेकिन जनरल पब्लिक वो ये समझती है कि अगर पाकिस्तान किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो पार्टी एंटी नेशनल है। और ये बीजेपी के लिए 2029 के इलेक्शन में मून इन डिस्गाइज होगा। कांग्रेस कहां जाएगी पता नहीं चलेगा अगर इन्होंने इसका कोई रिवर्टल नहीं दिया तो। रिवर्टल देना चाहिए कांग्रेस को, और उनको प्रूव करना चाहिए कि उनकी आईएसआई के साथ कोई सांठगांठ नहीं है, क्योंकि जो आप बोल रही हैं ये आपकी लैंग्वेज नहीं है, ये आईएसआई की लैंग्वेज है। एक तरफ पैर छू के आप कहते हो हमसे काम कर लो, हमसे बात कर लो, दूसरी तरफ आप इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हो। और ये केवल आपका कैरेक्टर झलकाता है, उससे मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी एक लाइन भी नहीं बोलेंगे इसके बारे में, इंडिया से कोई रिवर्टल भी नहीं आएगा इसके बारे में। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे बुरा लगा। स्टॉक मार्केट और इंडियन जो टाइकून्स हैं उनके खरबों रुपए डूब गए हैं। और मैं आपको बताऊं, ब्लूमबर्ग के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो मोदी की करप्शन के जो सबसे करीबी, इसके यार खास कह लें, गौतम अडानी, उसका हुआ है, जिसके आप ज़रा सुनते जाइएगा 69 खरब 64 अरब रुपए डूब गए हैं, जिसे एक दिन में दौलत में सबसे बड़ी कमी करार दिया जा रहा है। मुकेश अंबानी को 7 खरब, जंदाल खानदान को 5 खरब और कुमार मंगलम को 2 खरब से ज्यादा का नुकसान इन इलेक्शंस ने पहुंचा दी है। अब ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय मीडिया को खरीदने और इलेक्शन पोल्स को मैनेज करने के लिए मोदी के कहने पर पानी की तरह पैसा बहाया और डुबोया भी। अरे कहां से डॉक्टरेट की है मैडम? हां, जब स्टॉक एक्सचेंज और यार जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ये पता चला कि मोदी जी की सीट्स उतनी नहीं आ रही हैं जितनी की आनी चाहिए, तो स्टॉक एक्सचेंज डाउन हुआ। लेकिन नेक्स्ट डे जब उनको पता चला कि मोदी जी की गवर्नमेंट बन रही है, तो वो दोबारा शूट अप हो गया और जितने से नीचे गया था उससे ऊपर पहुंच गया। एक बार निफ्टी तो देख लेती कि पहले से ज्यादा हो गया। मैडम एक बार पढ़ तो लेते इस चीज को, लेकिन आपको तो स्क्रिप्ट कहीं से मिली है ना, और उनकी अकल तो है नहीं। उनकी अकल तो केवल तलवारों में घूम रही है, जज्बों में घूम रही है कि एक पाकिस्तानी सोल्जर 10 हिंदुस्तानी सोल्जर के बराबर है। और मन में खटास तो है ही कि यार 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था, अब वो भूल तो पा नहीं रहे, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे, तो क्या करें? आपके थ्रू गालियां दिलवा रहे, केवल गालियां देके आप अपना मन हल्का कर रहे हो, इसके सिवा क्या कर रहे हो? गालियां दे सकते हो। और एक बार जो है वो हिंदुस्तान ने हाथ उठाया, जैसे कुत्तों पे हाथ उठाते हैं, तो पै 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 करते हुए भागोगे। अरे कुछ तो शर्म करो, अरे कुत्तों की तरह ही बन जाओ, उसके लेवल पे ही आ जाओ। हिंदुस्तानी तुमको वो रेस्पेक्ट तो दे, हिंदुस्तानी जो एक कुत्ते को देते हैं। कुत्ते से भी गिर के बात कर रहे हो, और लेडी होके।
चलिए, ये आपकी सभ्यता है और बाकी हमारी सभ्यता है कि हम आपको फिर भी हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और थैंक यू बोलते हैं, जिसमें पूरे हिंदुस्तानी को ये गर्व होगा कि उनके माँ बाप ने उनको ये सभ्यता नहीं सिखाई है और वो हिंदुस्तान के वासी हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो, एक तरीके का रिएक्शन वीडियो था, और फिर एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। और जाने के पहले मैं हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जैसे मेरा कोई नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो कल तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।